वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या विस्फोट और उसका नियंत्रण। जिसके अंतर्गत हम जनसंख्या विस्फोट और जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं वो हम जान चुके हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में जो हमने जाने हैं वह प्राकृतिक बाधा विधियाँ और भी जो कुछ विधियाँ थी वो हमने जानी थी, लेकिन वे सारी विधियाँ अस्थायी विधियों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उनके जरिए कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों और कुछ सालों तक गर्भावस्था से बचा जा सकता है, अवांछित संतान उत्पत्ति से बचा जा सकता है। लेकिन वे सारी विधियां स्थायी नहीं होती। इसलिए अगर जो दंपति परमानेंटली संतानोत्पत्ति करना नहीं चाहते, उनके लिए ये विधियां बेहद कारगर हैं। तो आज हम उन्हीं विधियों के बारे में जानेंगे। ये विधियां बंधकरण भी कहलाती हैं, स्टरलाइजेशन भी कहलाती हैं, और ये विधियां शल्य क्रिया यानी सर्जरी के द्वारा की जाती हैं, अतः इन्हें शल्य क्रिया विधियां भी कहते हैं। तो जो भी, जैसा मैंने बताया, जो भी माता पिता और आगे संतानोत्पत्ति करना नहीं चाहते, वे इन विधियों को अपना सकते हैं। और ये विधियां परमानेंट होती हैं, अर्थात आप समझ ही गए होंगे, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि पुनः वह महिला या पुरुष संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। ये आप ध्यान देंगे, दीज आर द परमानेंट मेथड्स। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है। पुरुषों के केस में इसे वैसेक्टोमी कहा जाता है, शुक्रवाहक उच्छेदन, और महिलाओं के लिए इसे नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। यानी कि अगर हम देसी भाषा में बोलें, जो स्वास्थ्य विभाग में प्रचलित है, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो हम जानते हैं ये दोनों क्या होती हैं, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, और ये किस प्रकार की जाती हैं। तो पहले हम वैसेक्टोमी की बात कर लेते हैं, यानी कि पुरुष नसबंदी के बारे में। ये दोनों ही परमानेंट मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, दीज आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। ये मैंने बताया था अभी, जिन्हें हम बंधकरण भी कहते हैं। ये उन मेल या फीमेल पार्टनर के लिए अप्लाई होता है जो प्रेगनेंसीज नहीं चाहते। ये विधियाँ किस सिद्धांत पे काम करती हैं? तो ये विधियाँ काम करती हैं, दे ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाई प्रिवेंट्स कंट्रासेप्शन, यानी कि ये गैमीट ट्रांसफ़र को रोक देती हैं और इनडायरेक्टली कंट्रासेप्शन को रोक देती हैं। यानी कि जो युग्मक हैं, युग्मक कौन है? शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों के परिवहन को रोक देती हैं। अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं का परिवहन नहीं होगा, निर्माण तो होगा, परिवहन नहीं होगा। इसी प्रकार स्त्रियों में अंडाणुओं का परिवहन नहीं होगा, यानी अंडाशय में उत्पन्न तो होंगे वे अंडाणु, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी प्रकार पुरुष में शुक्राणु उत्पन्न तो होंगे टेस्टिस में, बट दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड पेनिस फॉर फर्टिलाइजेशन। इसलिए ये परमानेंट मेथड्स होते हैं। तो इस वैसेक्टोमी क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने पढ़ा रखा था, प्रत्येक वृषण से एक वास्ट डिफरेंस निकलती है, उस वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। देख रहे हैं आप, दो होती हैं, इधर ये कट करके बांध दिया गया है और यहाँ पर भी ये कट करके बांध दिया गया है। तो इससे क्या होगा, शुक्राणु इन वृषणों में बनेंगे तो, लेकिन ये आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे इनका जो ट्रांसपोर्टेशन का यानी गमन का रास्ता है वो कट कर कर बांध दिया गया है। मीन्स दीज आर परमानेंटली ब्लॉक्ड। सो इस तरह यह पुरुष पुनः संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता। हाँ, फिर भी उसके शारीरिक कंडीशन पे, फिजिकल कंडीशन पे, यानी कि जनन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, इसमें वृषण
के आसपास एक छोटा सा चीरा लगाकर ये वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया। अब हम बात करते हैं महिला की नसबंदी का। अब महिला की नसबंदी में क्या किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि महिला में अंडाणुओं का निर्माण इन अंडाशयों में होता है और ये अंडाशय से निकलकर फिर ये जाते हैं गर्भाशय के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज द दीज मेथड्स आर बेस्ड ऑन, कि हमें उनके ट्रांसपोर्टेशन को यानी कि अंडाशय के परिवहन को रोकना होगा। इसके लिए ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जिसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिनी भी कहते हैं, फिर से इनको साफ से दिखा देता हूँ, ये देख रहे होंगे आप, ये दोनों ही हमारी अंडवाहिनी है। तो इनको भी कट करके बांध दिया जाता है, दिख रहा है आपको, ये कट करके बांध दिया जाता है। यहाँ लिख रहा है फैलोपियन ट्यूब्स टाइड एंड कट। पहले कट किया जाता है, फिर टाइड किया जाता है, काटने के बाद बांध दिया जाता है, जिससे जो अंडाणु हैं फिर वो इन फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आ पाते, गर्भाशय के एम्पुला में नहीं पहुंच पाते और फिर फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए स्त्री के उदर में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है स्टोमक में, या फिर योनि मार्ग के माध्यम से ही एक छोटा सा भाग निकाल कर या काट कर यह डिंब वाहिनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से यह महिला पुनः संतानोत्पत्ति जीवन भर नहीं कर सकती। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों विधियाँ परमानेंट मेथड्स होते हैं, इसीलिए ये दोनों ही प्रक्रियाएं, चाहे वो वैसेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, इनका निस्तारण या इनका प्रयोग किसी शिक्षित चिकित्साकर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। यानी कि आप समझ गए, किसी झोला छाप डॉक्टर से ये सारे कार्य नहीं कराने चाहिए। किसी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं इन कामों के लिए, उनके ज़रिए ही ये शल्य क्रियाएँ करानी चाहिए, ये नसबंदी करानी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में देखा गया है अधिकतर महिलाएं ही इस नसबंदी के लिए आगे आती हैं, पुरुष इन नसबंदी से कतराते हैं। बल्कि हकीकत यह है, क्योंकि उनके मन में ये गलत धारणा व्याप्त है कि नसबंदी से उनके शारीरिक क्षमता में किसी तरह की या यौन क्षमता में कमी आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नसबंदी कराने के बाद ना ही पुरुष में और ना ही स्त्री में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक दक्षता या यौन क्षमता में, सेक्स पावर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती। बल्कि ये अवांछित संतान से बचने के लिए, यानी कि जिनके बच्चे जितने इनको वांछित थे, 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए थे, वो उनके अगर कंप्लीट होगा, उसके बाद ये दोनों में से कोई भी इस विधि को अपना सकता है और आजीवन अवांछित संतानोत्पत्ति से बचा रह सकता है। तो यह हमने आज जाना। तो इस तरह से हमारे सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक काफ़ी लंबा था, इसके लिए मैंने डिटेल में समझाने के लिए आपको अलग अलग वीडियो बनाए। तो अब ये टॉपिक समाप्त होता है, इसका 3 टॉपिक और रह जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इन शॉर्ट उसको शॉर्ट में MTP भी कहा जाता है। तो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि एक अच्छे बच्चे के लिए मैंने बताया था कि अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी ये होती है कि जो भी टॉपिक आपको अगले दिन पढ़ाया जाने वाला होता है उसको आपको एक दिन पहले बुक से पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपके पुराने डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। प्लस आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगी हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, बाकी उसको जब हम एज ए टीचर उसको पढ़ाएंगे अगले दिन टॉपिक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।